हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम एजुकेशन जोन। तो फ्रेंड्स, ये है एनसीईआरटी प्रश्नोत्तर एलडी भर्ती परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्नावली। तो हम चर्चा कर रहे थे कक्षा 11 की एनसीईआरटी हिंदी की जो पाठ्यपुस्तक है अंतरा। तो पिछले वीडियो में आप भाग 1 पढ़ चुके हैं जो लेखकों से संबंधित था, और यहाँ पर ये दूसरा भाग इसका कवियों से संबंधित है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अगर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कई प्रश्न यहाँ से आप के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ फिर से कि जो भी यहाँ पर नए व्यूअर्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का वो नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। और जो भी आपके सुझाव हों कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। तो इस प्रश्नोत्तरी में सबसे पहले शुरुआत करते हैं कबीरदास जी से। कबीरदास जी जीवन काल था इनका 1398 से 1518 तक। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है कबीरदास जी से संबंधित, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? काशी में। प्रश्न 2, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर किसके शिष्य थे? रामानंदी जी के। तो रामानंद जी के कुल कितने शिष्य थे? आपको पता होने चाहिए, 12 शिष्य थे, उनमें से एक कबीरदास जी भी थे। अगला प्रश्न, कबीर ने अपनी रचनाओं में स्वयं का क्या परिचय दिया है? तो क्या दिया है? जुलाहा और काशी का निवासी। अगला प्रश्न, कबीर ने अपना शरीर कहाँ त्यागा, या कबीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो ये था मगहर। अगला प्रश्न, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ये किसकी पंक्ति है? तो ये किसकी है? कबीरदास जी। अगला प्रश्न, निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञानाश्रयी शाखा में किसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो ये किसको प्राप्त है? कबीरदास जी को। ये आप ध्यान दीजिएगा। जो देखिए, जो आपका भक्ति काल है, भक्ति काल वो 2 भागों में बटा है। एक है सगुण भक्ति शाखा और एक है निर्गुण भक्ति शाखा। तो सगुण भक्ति शाखा में आपके आते हैं राम भक्त कवि और कृष्ण भक्त कवि। तो रामाश्रयी या राम भक्ति वाले उसके कौन है आपके? तुलसीदास जी। और कृष्ण भक्ति के कौन हैं? सूरदास जी। ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर वहीं बात करें हम प्रेमाश्रय की, आपकी निर्गुण भक्ति कवियों की, तो निर्गुण भक्ति शाखा भी 2 भागों में बटी है। एक है ज्ञानाश्रयी और एक है प्रेमाश्रयी। प्रेमाश्रयी सूफी काव्य से संबंधित है। तो ज्ञानाश्रयी के आपके सर्वोच्च कवि जिन्हें स्थान प्राप्त है कबीरदास जी, और प्रेमाश्रयी के कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न, कबीर की रचनाओं की विशेषताएं हैं। अब क्या क्या विशेषताएं हैं देखिए, कभी पूछा जाता है। धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध, जो धर्म में आडंबर होता है उनका इन्होंने विरोध किया था। हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना का प्रयास, जातिगत व धार्मिक पक्षपात का खंडन। तो ये उनके हमें रचनाओं में देखने को मिलते हैं। प्रश्न संख्या 8, कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग, आत्मबोध, जगतबोध अभिव्यक्ति है। तो ये सभी विशेषताएं हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं विषय उसमें। अगला प्रश्न, कबीर की रचनाओं के नाम क्या हैं? तो देखिए, जो मुख्य 3 रचनाएं हैं, साखी, सबद, रमेनी। अगला प्रश्न, उनकी रचनाएं किसमें संकलित हैं? तो किसमें संकलित हैं? कबीर ग्रंथावली में। कबीर पंथ में किसका विशेष महत्व है? जो कबीर पंथ है किसका विशेष में महत्व है? बीजक का। अगला प्रश्न 12वां, अध्याय में दिए गए जो आपका अध्याय है अंतरा में, तो इसमें जो कबीर वाणी जो पद दिए गए हैं वो कबीर वाणी से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? कबीर वाणी से। कबीर वाणी का संपादन किसने किया? तो किसने किया था? पारसनाथ तिवारी। अगला है, देखिए कई बार क्या होता है, आपकी जो परीक्षाएं होती है उसमें पंक्ति पूछी जाती है कि ये पंक्ति किस कवि या लेखक की है। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। जो यहाँ पर आई हैं कुछ पंक्तियाँ इस पाठ में, इस अध्याय में, जैसे हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, ये कबीर किसकी है? कबीरदास की पंक्ति है। अगला, बालम आवो हमारे गेहरे, ये भी आपकी किसकी है? कबीरदास जी की। अगला है, अन्न न भावे नींद न आवे, ये भी कबीरदास जी की है। अगला है, कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे, ये भी किसकी है? कबीरदास जी की। अगला है, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये अगला, वाणी का डिक्टेटर, कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? ये कई बार पूछा गया है एलटी समूहों की परीक्षाओं में। तो ये हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
इसके अलावा देखिए कुछ यहाँ पर और भी हैं। कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। तो ये आप मान के चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए कबीरदास जी के बाद जो अगला पार्ट था आपका, उसके जो कवि थे वो थे देव कवि। देव जिनका जन्म काल है 1673 से 1767 तक। देव जिनका पूरा नाम क्या था? देवदत्त द्विवेदी। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। देव का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था इटावा में। ध्यान दीजिए इटावा, ये एलटी की भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। इटावा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो इटावा पूछा गया था, तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, देवदत्त का पूरा नाम क्या है? बता दिया गया है आपको, देवदत्त द्विवेदी। अगला प्रश्न, देव ने औरंगजेब के किस पुत्र के आश्रय में भी कार्य किया? तो ये देखिए जो देव थे एक दरबारी कवि थे, कई आश्रयदाता रहे जिनके दरबार में रहकर ये रचनाएं करते थे, काव्य रचनाएं किया करते थे। तो औरंगजेब के किस पुत्र के आश्रय में भी ये रहे? तो वो था आलम शाह। देव अपने किस आश्रयदाता से सर्वाधिक संतुष्ट हुए? तो किससे हुए? भोगीलाल जी से। अगला प्रश्न, देव के किस आश्रयदाता ने उनसे प्रसन्न होकर लाखों की संपत्ति दान की? तो कौन से थे ऐसे आश्रयदाता देव के? वही भोगीलाल, और उन्हीं से ये सबसे ज़्यादा संतुष्ट थे। अगला प्रश्न, कौन से अलंकारों के प्रति देव आकृष्ट थे? तो कौन से थे? पहला था अनुप्रास अलंकार और दूसरा यमक अलंकार। अगला प्रश्न, देव की प्रमुख रचनाएं। देखिए कई बार रचनाएं पूछी जाती हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जिसके नीचे से मैंने लाइन ये हाईलाइट किया हुआ है, इसे रेखांकित किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये लाइनिंग वाली आप जरूर देखिएगा। तो रस विलास, भाव विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सुमिल विनोद, सुजान विनोद, काव्य रसायन, प्रेम दीपिका। तो ये देव की रचनाएं हैं। और ये जो यहाँ पर लाइन जिनके नीचे आपको दिख रही है, तो ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं अधिकतर। तो वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये क्या खासतौर पर आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, अध्याय जो है इसमें हंसी की चोट में कौन सा अलंकार है? तो ये है आपका विप्रलंभ अलंकार। विप्रलंभ अलंकार में क्या होता है? ये देखिए श्रृंगार में क्या होता है, एक तो होता है संयोग, एक होता है वियोग। तो वियोग से संबंधित ही है ये विप्रलंभ अलंकार। अगला प्रश्न, हंसी की चोट के आधार पर बताइए गोपियों के शरीर में पंच तत्वों में कौन सा तत्व शेष रह गया है? तो कौन सा? जो आपके पंच तत्व होते हैं उनमें से केवल आकाश तत्व शेष रह गया है। अगला प्रश्न, सपना जो एक इसमें दूसरा इनका दिया हुआ है पंक्तियां में क्या वर्णन है? तो सपना में क्या वर्णन है? जो दूसरी कविता है इनकी, कृष्ण ने स्वप्न में गोपियों को अपने साथ झूला झूलने को कहते हैं और तभी स्वप्न टूट जाता है। तो ये इसकी कथा वस्तु है। अगला प्रश्न, दरबार सवैये में क्या दिखाया गया है? जो तीसरा है सवैया दरबार, उसमें क्या दिखाया गया है? तो इसमें पतनशील और निष्क्रिय सामंती व्यवस्था को दिखाया गया है। क्योंकि देखिए देव कई दरबारों के आश्रयदाता कवि रहे हैं, तो उन्हें दरबार के बारे में काफ़ी जानकारी थी कि वहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक पतनशील और निष्क्रिय सामंती व्यवस्था फैलती जा रही है। अगले कवि हैं आपके पद्माकर जी। रीतिकालीन 1753 से 1833 जीवन काल है। तो पहला प्रश्न है पद्माकर किस काल के कवि हैं? आपको बता दिया गया है, ये हैं आपके रीतिकाल के कवि। अगला प्रश्न, पद्माकर के वंश का नाम क्या पड़ गया था? तो देखिए पद्माकर थे, इनके वंश में क्या थे, लगभग कई लोग वहाँ पर अधिकतर क्या थे, कवि थे। तो इसीलिए इनके कुल या वंश का नाम ही कवीश्वर पड़ गया। ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, किस नरेश ने पद्माकर को कविराज शिरोमणि, देखिए मैंने लाइनिंग की हुई है नीचे से, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है तभी की हुई है। तो किस नरेश ने पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी? तो ये थे जयपुर नरेश प्रताप सिंह। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों कि ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि किस कवि को कविराज शिरोमणि कहा जाता है? तो पद्माकर की प्रमुख रचनाएं हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, जगद्विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गंगा लहरी भी बहुत फेमस है। अगला प्रश्न, पद्माकर की काव्य की क्या विशेषताएं हैं? तो क्या है? सजीव मूर्त विधान और लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग। अब देखिए इनके बारे में कुछ पंक्ति है। जैसा कहा जाता है, गतिमयता और प्रवाह पूर्णता की दृष्टि से सवैया और कवित्व पर जैसा अधिकार पद्माकर का था वैसा किसी
और कवि का नहीं दिखाई पड़ता। अनुप्रास द्वारा ध्वनि चित्र खड़ा करने में वे अद्वितीय थे, यानी कि उनकी तरह कोई दूसरा नहीं था जो अनुप्रास के द्वारा ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए। ये भी ध्यान दीजिएगा पंक्ति। अगला प्रश्न, औरई भांति कुंजन के कुंजरत, ये जो इनका कवित्व दिया गया है किताब में अंतरा में, तो ये किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो देखिए इसमें किया गया है वसंत ऋतु का, जब चारों ओर हरियाली होती है, नए नए फूल खिलते हैं, मौसम बहुत अच्छा होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ठंडी होती है, तो वो होती है वसंत ऋतु, उसका वर्णन किया गया है। अगले कवि हैं बहुत ही ये भी महत्वपूर्ण है, सुमित्रानंदन पंत जी। देखिए इनके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा बहुत डीप, क्योंकि आपके जो छायावादी कुछ कवि हैं, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, ये और जयशंकर प्रसाद, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी रचनाओं से जरूर पूछे जाते हैं प्रश्न आपकी भर्ती परीक्षाओं में। तो पंत जी के बारे में देखते हैं। पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था? पता ही होगा आपको, कुमाऊं में हुआ था इनका, कौसानी में। अगला प्रश्न, पंत जी की वह रचना जिसे छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? पल्लव को। ये ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछा गया है एलटी भर्ती परीक्षा में। अगला प्रश्न, किस वर्ष सुमित्रानंदन पंत के रूपाभ पत्रिका निकाली? तो किस वर्ष? देखिए इन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली थी? रूपाभ। कब निकाली थी? 1938। और ये भी आपका कई बार भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है, एलटी में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न, छायावादी कवियों में सर्वाधिक भावुक व कल्पनाशील कवि कौन माने जाते हैं? तो जो छायावादी कवि हैं आपके, उनमें सबसे ज़्यादा भावुक और कल्पनाशील माने जाते हैं पंत जी। अगला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत जी की काव्यगत विशेषताएं क्या हैं? तो क्या क्या हैं देखिए, प्रकृति की गत्यात्मकता, मूर्त व सजीव चित्रण, और रहस्यानुभूति व मानवतावादी दृष्टिकोण, कल्पनाशीलता, ये इनकी काव्य की विशेषताएं हैं। प्रकृति पर इनकी अच्छी पकड़ थी, प्रकृति पर जो इन्होंने रचनाएं लिखी। किस कारण पंत जी को शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है? अब देखिए इन्हें, ये यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं कि इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है, या प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं। तो शब्द शिल्पी कवि क्यों कहते हैं? उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की काव्य भाषा की व्यंजना शक्ति का विकास किया और उसे विचारों व भावों की अभिव्यक्ति के लिए अधिक सक्षम बनाया। अगला प्रश्न, पंत जी की लंबी कविता कौन सी है? तो कौन सी है? परिवर्तन। पंत जी की महाकाव्यात्मक कृति कौन सी है? तो ये है लोकायतन, ये इनकी पुरस्कृत रचना भी है। अगला प्रश्न, पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? सन 1960, कला और बूढ़ा छात्र के लिए। अगला प्रश्न, पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? देखिए कई बार ये पूछा भी जाता है, क्योंकि हिंदी के लिए वैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार इससे पहले शुरू हो चुका था, पहला जी शंकर ग्रुप को मिला, लेकिन कभी पूछा जाता है आपका हिंदी के लिए सबसे पहले साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो वो मिला था सुमित्रानंदन पंत जी को। तो कब मिला था? 1968 में, और रचना थी चिदम्बरा। अगला प्रश्न, पंत जी को कौन से अन्य पुरस्कार मिले? तो कौन से मिले? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। अगला प्रश्न, पंत जी की पहली कविता कौन सी मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है? गिरिजे का घंटा, 1916 में ये प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, लोकायतन कितने खंडों में है? तो ये 2 खंडों में है, ये नेट में पूछा गया है। बाह्य परिवेश और अंतश्चेतन, तो ये इसके 2 खंड हैं। अब देखिए इसके बाद इनकी जो कविता है अंतरा में संध्या के बाद, इसके कुछ यहाँ पर कठिन शब्दार्थ हैं, कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, 1 नंबर भी बहुत होता है। पहला है विश्लत। विश्लत क्या होता है? थका हुआ सा। अगला झिम। झिम का क्या होता है? मंद या हल्के, धीरे धीरे। उर्मियों। उर्मी क्या होती है? लहर। तो उर्मियों क्या हो गया उसका बहुवचन? लहरों। सिकता। सिकता क्या है? रेत या बालू। इसे आप ट्रिक के माध्यम से, जैसे रेत या बालू में हम धूप सेकते हैं, तो ये है रेत या बालू सिकता। अगला मणई। मणई का अर्थ होता है झोपड़ी। कथड़ी। कथड़ी होता है पुराने कपड़ों से बना लेवा। खपरा। खपरा यानी आपने खप्पर नाम सुना होगा। खपरा का अर्थ क्या होता है? छत बनाने के लिए पकाई गई मिट्टी की आकृति से बोलते हैं खपरा। अगली जो कवियत्री हैं उनका नाम है महादेवी वर्मा जी। छायावादी कवियत्री हैं, आपको पता ही होगा। 1907 से 1977 इनका जीवन काल है। तो आइए जानते हैं महादेवी वर्मा जी से संबंधित प्रश्नोत्तर। महादेवी वर्मा का जन्म स्थान है, कहाँ है?
फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश सन 1907 में हुआ था। किस विद्यापीठ में महादेवी वर्मा जी ने प्राचार्य पद पर कार्य किया? तो कौन सा था? प्रयाग महिला विद्यापीठ। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा किन के विचारों दर्शन से प्रभावित थी? तो किससे? एक तो महात्मा गांधी और दूसरा गौतम बुद्ध, इनके विचारों और दर्शन से ये प्रभावित थी। अगला प्रश्न, महादेवी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इन्होंने किसका किया? चांद। ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा जी की काव्यगत विशेषताएं क्या हैं? तो अब देखते हैं। उनके काव्य में जागरण चेतना, स्वतंत्रता की कामना, दुख की अनुभूति, करुणा का बोध आदि क्या हैं? विशेषताएं हैं। उनके प्रगीतों में भक्तिकाल के गीतों की प्रतिध्वनि व लोकगीतों की अनुगूंज है। कई बार ये पूछा जाएगा प्रश्न में कि किसके प्रगीतों में भक्तिकाल के गीतों की प्रतिध्वनि व लोकगीतों की अनुगूंज है? तो किसके? महादेवी वर्मा जी के। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा को कौन कौन से पुरस्कार मिले? तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं इनके जो इन्हें मिले, पूछे गए हैं। पहला, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला? यामा के लिए। यामा में 4 जो इनकी रचनाएं हैं, उनकी कविताएं लिखी गई थी इसमें, उनका संग्रह है ये यामा। निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, ये 4 के क्या है? संकलन है। तो कब मिला इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार? सन 1982। इसके बाद पद्म भूषण मिला इन्हें 1956 में और पद्म विभूषण 1988। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा की प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं? तो प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, ये सभी किस में संकलित हैं? यामा में। दीपशिखा, अब दीपशिखा क्या है? 51 गीतों का संग्रह है। इसके अलावा गद्य रचनाएं बात करें, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और एक निबंध क्षणदा, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। अगला प्रश्न, श्रृंखला की कड़ियाँ की विषय वस्तु क्या है? जो इनकी रचना है श्रृंखला की कड़ियाँ, तो ये क्या है? भारतीय समाज में स्त्री के अतीत, वर्तमान और भविष्य का मूल्यांकन। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा के पथ के साथी संस्मरण में कितने लेखक कवियों का वर्णन है? तो देखिए इनका जो पथ के साथी है ये पूछा गया है आपके पिछले एलटी की भर्ती परीक्षा में, तो उसमें ये भी था कि किससे संबंधित है, तो उसमें इन्होंने अपने जो साथी थे लेखक उनके बारे में उनके रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभ जो होता है वो यहाँ पर टैगोर से प्रारंभ होते हैं और जिसका शीर्षक है प्रणाम। उसके बाद यहाँ पर 6 रेखा चित्र हैं, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सिया रामशरण गुप्त। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? पहला, अतीत के चलचित्र, जो कि 1941 में प्रकाशित हुआ। अब अगला प्रश्न, अतीत के चलचित्र में कितने रेखा चित्र हैं? तो इसमें है 11। स्मृति की रेखाएं में कितने चलचित्र हैं? 7। अगला प्रश्न, अध्याय में महादेवी जी के 2 गीत हैं, जाग तुझको दूर जाना और दूसरा सब आंखों के आंसू उजले। अब इसके कुछ शब्दार्थ हैं यहाँ पर, जैसे कारा का अर्थ क्या होता है? कैद या बंधन, तो इसी से क्या बना है? कारागार। कारा का अर्थ होता है कैद या बंधन। मरकत का अर्थ होता है पन्ना, जो ज्वेलरी में भी प्रयोग होता है पन्ना, वो वाला। मकरंद का अर्थ होता है फूलों का रस, मकरंद। संस्कृति इसका अर्थ होता है संसार या सृष्टि, जो हमारी सृष्टि है। अगले कवि हैं आपके नरेंद्र शर्मा जी, जिनका जीवन काल है 1923 से 1989। तो चलिए देखते हैं। पहला, नरेंद्र शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका हुआ था बुलंदशहर के जहांगीरपुर गांव में। अगला प्रश्न, सन 1943 में मुंबई पहुंचकर नरेंद्र शर्मा ने क्या काम किया? तो उन्होंने क्या किया? फिल्मी गीत व संवाद लिखे। अगला प्रश्न, नरेंद्र शर्मा मूलतः क्या थे? तो मूलतः देखिए इन्होंने फिल्मी गीत व संवाद लिखे, तो मूलतः क्या थे? गीतकार, यानी जो गीत लिखते हैं। अगला प्रश्न, नरेंद्र शर्मा के प्रमुख काव्य संग्रह कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? देखिए, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलासवन, मिट्टी के फूल, मिट्टी और फूल, हंसमाला और रक्त चंदन। अब देखिए जो इनका पाठ है इसमें नींद उचट रही है अंतरा में, उसका एक जो शब्दार्थ है, वैसे तो सभी सरल हैं लेकिन जो थोड़ा कठिन है, निमिष। निमिष का अर्थ होता है क्षण या पल, जो मोमेंट होते हैं
निमिष। अगले कवि हैं नागार्जुन जी, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी दिखाई देंगे जो परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो एनसीईआरटी के संग कुछ प्रश्न एक्स्ट्रा भी हैं जो ताकि आपको और मदद मिल सके परीक्षाओं के लिए। तो नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था अपने ननिहाल, जिसका जो थी जगह सतलखा, जो दरभंगा बिहार में पड़ती है। तो कहाँ हुआ था इनका जन्म? सतलखा बिहार, दरभंगा बिहार में। नागार्जुन कहाँ के निवासी थे? तो कहाँ के निवासी थे? तरौनी गांव, जिला मधुबनी, बिहार। नागार्जुन का मूल नाम क्या था? देखिए ये कई बार पूछा गया है। तो इनका मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन श्रीलंका कब गए? तो ये कब गए? सन 1936 में। और वहीं जाकर इन्होंने देखिए राहुल सांकृत्यायन की तरह, उनके धर्म भाई माना जाता है इन्हें, तो वहीं जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया। और आपको पता होगा कि राहुल सांकृत्यायन, जिनका मूल नाम केदार पांडेय था, उन्होंने भी श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो ऐसा ही नागार्जुन जी के साथ भी हुआ। अगला प्रश्न, नागार्जुन ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? तो देखिए एक तो मासिक पत्रिका थी, मासिक मीन्स जो मास में एक दिन निकलती है, यानी कि महीने में एक दिन निकलती है, वो थी दीपक। और दूसरा साप्ताहिक, जो सप्ताह में एक बार निकलती है पत्रिका, उसे बोलते हैं साप्ताहिक। तो साप्ताहिक पत्रिका थी विश्व बंधु। तो दीपक पत्रिका का संपादन किया 1935 और विश्व बंधु का 1942-43। अगला प्रश्न, अपनी मातृभाषा, इनकी मातृभाषा क्या थी? मैथिली। मैं नागार्जुन किस नाम से लिखते थे? तो देखिए मैथिली में ये किस नाम से लिखते थे? यात्री नाम से। अगला प्रश्न, मैथिली भाषा में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ उनके किस काव्य संग्रह से माना जाता है? तो किस काव्य संग्रह से माना जाता है? चित्रा से। अगला प्रश्न, छायावादोत्तर काल के वे अकेले कवि जिनकी रचनाएं ग्रामीण चौपाल से लेकर विद्वानों की बैठक तक समान रूप से आदर पाती है, वो कौन है? वो हैं आपके नागार्जुन जी। अगला प्रश्न, किस कविता संग्रह पर नागार्जुन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार आप सारे याद कर लीजिएगा। और नागार्जुन की कौन सी काव्य संग्रह था? पत्रहीन नग्न गाछ, जो मैथिली काव्य संग्रह था। इसके लिए इन्हें 1969 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, नागार्जुन के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था ठक्कन मिसर। अगला प्रश्न है, नागार्जुन को कौन से अन्य पुरस्कार मिले? तो उत्तर प्रदेश का भारत भारती सम्मान, मध्य प्रदेश का मैथिली शरणगुप्त पुरस्कार, बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार, दिल्ली हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान। अगला प्रश्न, नागार्जुन की समस्त रचनाएं किस नाम से संग्रहित हैं? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इनकी समस्त रचनाएं नागार्जुन रचनावली में संग्रहित हैं। अब अगला प्रश्न इससे संबंधित, नागार्जुन रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है? तो ये कितनों में है? 7 खंडों में। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप। इसके अलावा देखिए कई अन्य इनकी रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण है सारी रचनाएं। प्यासी पथराई आँखें, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या क्या कह दिया मैंने, रत्न गर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, भस्मांकुर, बलचनमा, बलचनमा कई बार पूछा गया है, रति नाच की चाची, ये भी पूछा गया है, कुंभी पाक, उग्र तारा, जमनिया का बाबा, वरुण के बेटे भी पूछा गया है। वैसे सभी आप याद कर लीजिएगा। अगले कवि हैं श्रीकांत वर्मा। तो देखिए श्रीकांत वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? इनका हुआ था बिलासपुर, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, श्रीकांत वर्मा ने अपना साहित्यिक जीवन किससे शुरू किया? तो किससे शुरू किया था? पत्रकारिता से। अगला प्रश्न, श्रीकांत वर्मा किन किन पत्रिकाओं से संबंध रहे? श्रमिक, दिनमान, वाणिका, इन पत्रिकाओं से ये संबद्ध रहे। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें कौन सा पुरस्कार दिए गए? तो मध्य प्रदेश सरकार ने कौन कौन से पुरस्कार दिए? एक तो तुलसी पुरस्कार दिया, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जो एक आलोचक थे महान, वो पुरस्कार मिला, और शिखर सम्मान। अगला प्रश्न, श्रीकांत वर्मा को केरल का कौन सा काव्य पुरस्कार मिला? तो केरल का कौन सा था? कुमारन आसान पुरस्कार। अगला प्रश्न, श्रीकांत वर्मा का अंतिम काव्य संग्रह कौन सा है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान भी दीजिएगा आप परीक्षा के लिए। तो ये है मगध। अगला प्रश्न, श्रीकांत वर्मा की रचनाएं कुछ हैं यहाँ पर दी हुई, जैसे इनका कहानी संग्रह है झाड़ी संवाद, और एक उपन्यास दिया गया है जो एनसीईआरटी में दूसरी बात।
इसके अलावा आलोचनात्मक कृति है जिरह, और यात्रा वृत्तांत है इनका अपोलो का रथ। इसके अलावा एक अन्य रचना है 20वीं शताब्दी के अंधेरे में। देखिए सारी ये क्या है, एनसीईआरटी में दी गई हैं आपकी रचनाएं, तो सभी महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, अंतरा जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 11 की, उसके जो अंतिम अध्याय है उसके जो आपके कवि हैं वो हैं आपके धूमिल, जिनका पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल जी। तो इनका जीवन काल है 1936 से 1975। आइए जानते हैं इनके बारे में। सुदामा पांडे का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका हुआ था वाराणसी के निकट खेवली गांव में। अगला प्रश्न, सुदामा पांडे जी की मृत्यु कैसे हुई? तो इनकी मृत्यु कैसे हुई? ब्रेन ट्यूमर से। अगला प्रश्न, धूमिल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनकी कृति थी कल सुनना मुझे। अगला प्रश्न, जो उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं संसद से सड़क तक। अगला है, धूमिल की काव्य भाषा और काव्य शिल्प में एक जबरदस्त गर्माहट है, ऐसी गर्माहट जो बिजली के ताप सी नहीं जेठ की दोपहरी से आती है। तो ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कुछ पंक्तियाँ पूछी जाती हैं किसके बारे में कही गई हैं। तो देखिए पाठ में कुछ शब्दार्थ थे, उसमें से जो महत्वपूर्ण है, लोह साए क्या होता है? लोहे के औजार बनाने वाली भट्टी। अगला दीवट, दीवट क्या होता है? दीवट होता है दिया रखने के लिए बनाया गया स्थान, जिसे बोला जाता है दीवट। तो फ्रेंड्स, ये था अंतरा कक्षा 11 की जो पाठ्य पुस्तक है अंतरा, उसका भाग 2। और इस तरह इन दोनों वीडियो के माध्यम से, इससे पहले और इस वीडियो के माध्यम से, आपने इसमें जितने भी लेखक कवि थे उनके बारे में जाना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और साथ ही अगर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही बाकी और कक्षाओं की वीडियो लेकर भी मैं आप लोगों के सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।